जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत हमने गांवों के लिए सुनी थी। ये कहावत उस समाज के लिए कहा जाता रहा है जहां कानून का राज नहीं बल्कि लाठी का राज चलता है। ऐसे समाज को आमतौर पर पिछड़ा समाज माना जाता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे विकसित माने जाने वाले देश अमेरिका की। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिसके लिए ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई चीज है, संयुक्त राष्ट्र हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए कायदे कानून का कोई फिक्र नहीं है। जहां अपना हित पूरा हो रहा होता है वहां अपनी मर्जी से कदम उठा लेना है। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अपने देश ले आते हैं, फिर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की खुलेआम ऐलान करते हैं, रूसी टैंकर को जब्त कर लेते हैं, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का ऐलान कर देते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप दुनिया को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या पूरी दुनिया, खासतौर से रूस, चीन, यूं ही ट्रंप का तमाशा देखते रहेंगे? अगर हां, तो आखिर कब तक? जब ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो क्या भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील अब खटाई में समझा जाए? इस बीच कल यूएस के सुप्रीम कोर्ट में शाम में ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर उठाए गए कदमों के खिलाफ सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा देता है तो आगे क्या? ऐसे कई सारे ज्वलंत सवाल आज की तारीख में हैं और उन हर सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे आज के आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ईयर पर वेनेजुएला में जो कुछ किया, अब वो संकट और गहराता जा रहा है। अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं, दोनों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने वेनेजुएला में कार्रवाई के पीछे मादुरो द्वारा फैलाए जा रहे नार्को टेररिज्म को बड़ी वजह बताया था। इसके बाद तेल का असली खेल सामने आया। ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के तेल को लेकर निवेश की बात कही, उससे अब ये साफ होता जा रहा है कि ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल पर थी। इतना ही नहीं, ट्रंप रूस और चीन के साथ सीधे भिड़ने की जगह वेनेजुएला के रास्ते उनको सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे रूसी जहाज को जब्त कर लिया। The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela, so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. समंदर में रूसी झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद मॉस्को भड़क गया है। रूस ने इसे समंदर में डकैती करार दिया है। तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि अब रूस ने परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का ऐलान किया है। इस तरह से अब तक जो टकराव डिप्लोमेसी, एनर्जी और दूसरे रास्तों से चल रहा था, वो खतरनाक सैन्य टकराव के मोड़ पर पहुंच गया है। रूस भी रुकने को तैयार नहीं है और उसने वॉशिंगटन को कड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के एक्शन के जड़ में है राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति। चीन और रूस को वेनेजुएला से तेल की बड़ी सप्लाई होती है और इसलिए भी ट्रंप वेनेजुएला के रास्ते रूस चीन पर सख्ती करने की कोशिश में है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 5 गुना तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। 500% टैरिफ वाले बिल को ट्रंप ने अपनी मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे सीनेट से पास करा लिया जाएगा। इसके बाद जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ लगेगा। ऐसे में पहले से 50% टैरिफ की मार झेल रहे भारत के लिए भी चिंता बढ़ गई है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. सवाल है कि आखिर ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं?
पूरी दुनिया में टैरिफ और वॉर की टेंशन फैलाकर उनको क्या मिलेगा? वेनेजुएला के ट्रेलर के बाद ट्रंप टैरिफ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या सच में टैरिफ की इकोनॉमिक्स इतनी असरदार है कि अमेरिका इससे पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है, या फिर इसके पीछे ट्रंप का कोई दूसरा गेम प्लान है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जन हार साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं थॉमस मैथ्यू साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह जी हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं, और साथ में न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब। आनंद आहूजा साहब को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है क्योंकि पिछले शो में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से लाया गया था गिरफ्तार करके, तो उन्होंने बहुत डिफेंड किया था ट्रंप के इस कदम का। तो मैंने कहा उसके बाद के कदमों का क्या इनका ख्याल है, इसलिए इनको कहा आमंत्रित किया गया है, तो इनका भी व्यू जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर सज्जन हार साहब आपके साथ। ये जो ट्रंप का जो नया पैंतरा आप देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखा जाए? क्या ये सोची समझी रणनीति है, या फिर जो हो चुका वहीं तक रुक जाएंगे कि आगे और भी इसी तरह के कदम उठने शुरू हो जाएंगे, जो कई सारे दरवाजे उन्होंने फिर से खोल दिए हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं जो वो आगे का कदम वही उठाएंगे अगर उनको सफलता मिलती जा रही है। जो वो कदम उठा रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलती जा रही है तो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसपे उनको पीछे पुशबैक होता है, जिससे उनको धक्का लगता है, तो वो फिर उसके ऊपर सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उसके ऊपर विचार वो करेंगे। परंतु अभी वो है जो उनका डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, मागा कंस्टिट्यूएंसी है, वो यही चाहता है। वो तो बिल्कुल ट्रायम्फलिस्ट मूड में है राष्ट्रपति ट्रंप, और उनकी जो मागा कंस्टिट्यूएंसी है, जो देखिए हमारे विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। पूरे विश्व में हमने जाकर वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सकता था। और जो उनके ऊपर जिसे कहा जाए कलंक वो लगा हुआ था, जो कैसे वो अफगानिस्तान से निकले थे, कैसे इराक में उनका हश्र हुआ था, लिबिया में क्या हुआ, सब जगह उनको बहुत चोट का सामना करना पड़ा। और मागा कंस्टिट्यूंसी यही चाहती है जो वो आगे बढ़ते जाए, अमेरिका फर्स्ट के झंडे को आगे लेकर जाते जाए। तो अभी ये उनका वहां से वो लेकर आए हैं, मदुरो को लेकर आए हैं, और वो कहते हैं जो उनकी बहुत बातचीत हुई है, जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को, जिनको अभी कार्यवाही राष्ट्रपति वहां पर बनाया गया है, तो उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। और ये मैं तो समझता हूं पूरी तरीके से जैसे वो राष्ट्रपति मदुरो को लाए हैं, जैसे वहां का तेल के ऊपर अपना पूरा आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। परंतु वो कर रहे हैं क्योंकि वो कर पा रहे हैं। परंतु अब पहला उनको धक्का ये वाला लगेगा जो रूस ने, जी वही मैंने कहा, जो जब तक सफलता मिलती जाएगी वो करते जाएंगे। अगर उनको धक्का लगेगा कहीं से, और यही मैं कह रहा था आखिर में, जो रूस की तरफ से उनके ऊपर वो दबाव आया है, वो समझते थे मैंने रूस को ये मैसेज दे दिया है, जो आपको यूक्रेन में आप जो चाहते हैं काफी हद तक, जो आपको टेरिटरी चाहिए 20% वहां पर आपने कंट्रोल किया है, वो आपको वहां से दिलवा देंगे वगैरह वगैरह। तो आप हमारा जो क्षेत्र है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, उसमें आप दखल अंदाजी मत करिएगा, उसमें आपको हम यहाँ पर प्रभुत्व नहीं होने देंगे, वर्चस्व आपका चीन का हम यहाँ पर नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए वहां का जो तेल है, आपको मालूम है वेनेजुएला का तेल 80% चीन को जाता था। अब उन्होंने कहा है वहां पर नहीं जाएगा, वो अब अमेरिका उसके साथ डील करेगा, अमेरिका उसको एक्सपोर्ट करेगा, जो पैसा आएगा वो हम देखेंगे जो कहां पर जाता है, वेनेजुएला के फायदे के लिए, अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए। नहीं, मेरा सवाल यही बनता है थॉमस मैथ्यू साहब कि ये कब तक सफल होते जाएंगे? ये वेनेजुएला पे एक तरीके से आके कब्जा करने की कोशिश करें, अभी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, ग्रीनलैंड के पास जाएंगे, तो क्या बाकी दुनिया के देश ऐसे ही चुप बैठ करके उनकी सारे कदमों को, सारी हरकतों को स्वीकार करते जाएंगे?
Thank you, Lakshman. Thank you for having me. I agree with what Ambassador Ashok had earlier said. The point is, who is to stop the maverick American president? Who can stop him? कौन रोक सकता है उनको? I believe that even Russia cannot. China is not strong enough to stop him. आप एक चीज याद रखना, this is the first time since Cuban Missile Crisis that an American ship has even come near a Russian ship. And even Cuban Missile Crisis का time में भी एक भी सोवियत यूनियन का शिप के ऊपर हमला नहीं किया है अमेरिका से, कभी भी बोर्ड भी नहीं किया एक बार. आपको याद होगा 1962 में जब रशियन शिप, that is Gagarin if I'm not mistaken, was bringing military parts also to Cuba, Americans did not board the ship. That is, वो ship वापस गई. Now, America का power is so asymmetrical. $850 billion per year only defense budget. I'm not talking about R&D की बात नहीं कर रहा हूं मैं. Now, इतना asymmetry है. Russia during that is Cold War का time में Russian defense budget about 45% of American defense budget था. Okay, today it is only 11%. Conventionally, Russia is not even a patch on the US. During the time of Cold War, ये हो ही नहीं सकता था, because Soviet Union was a very, very strong power. I'll give you one small instance. During the 1973 Yom Kippur War, the Egyptian Third Army को इसराइल का फोर्सेस ने सराउंड किया था. उस टाइम लियोनाइड ब्रेजनेव अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन करके बोला that unless you save the army, we will directly intervene. And airborne assault troops staging ground पे पहुंच गया और उसके बाद अमेरिकन इसराइल को बोला now capitulate, and Israel surrendered. Today, the Bush doctrine is there, preemptive, strike anywhere. Now here is a man, Trump, he thinks he's probably like a Roman emperor, like, he says that, like Julius Caesar, he believes he is. Who can stop him? Kaun rok sakta? You tell me now. You don't have, in the balance of power, there is no balancer here, or there is no counter power to US. I think we will have to suffer for another 3 more years. Bide your time. बस आपने मुझे लगता है कि पहली बार हमारे शो में आपने सफरिंग शब्द का इस्तेमाल किया. कई बार आप इसको डिफेंड किया करते थे ट्रंप को हमारे शो में. तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, आपको कौन रोक सकता है? रशिया का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था. रशिया ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था वेनेजुएला में, उस इंटरेस्ट को उसने हैम्पर किया है. तो क्या चाइना रशिया दोनों इस मोर्चे पे यूएस के अगेंस्ट एक साथ नहीं हो सकते हैं? नहीं, सी मिलिटरीली उनका पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, कन्वेंशनल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है. सी यू लुक एट अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखो, यू हैव 11-12 aircraft carriers which are so huge, like 100 aircraft it flies. You look at the nuclear powered aircraft carrier. कोई मैं आपको एक theoretical question पूछता हूँ. सोचो अमेरिका, that is चाइना और रशिया अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में क्या कर सकता है? You tell me. एक तो उनके पास वो नेवल आर्माडा नहीं है जहां वो पहुंच सकता है. They don't have aircraft carriers. Secondly, number 2 is that ये अमेरिका का बैकयार्ड है. वहां जाके you cannot project power. China does not have it, Russia does not have it. ये सोवियत यूनियन नहीं है रशिया आज. It is weak. Let me tell you, if Russia had the power of Soviet Union, America would not have behaved like this. Today, it is a unipolar world. Like you said, ना जिसके पास लाती है, he is the boss. What do you do? It's a very sad story. It's a very sad situation. बिल्कुल, बहुत ही कड़वा सच इन्होंने बताया है थॉमस मैथ्यू साहब ने कि जो जितना पावर है अभी यूएस के पास, उसके अगेंस्ट कोई आ नहीं सकता है, इसलिए सब बैठ के तमाशा देखते रहेंगे, मोटी भाषा में कहें तो. आरती टिक्कू सिंह, आपको भी यही लगता है?
लक्ष्मण जी देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे आश्चर्य है कि अभी कई सारे लोगों का आश्चर्य है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं ये कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे जा रहा है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन था उसको किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए था। एक बहुत ही सीरियस स्ट्रैटेजी और बहुत ही वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत ये स्लोगन बनाया गया और उस स्लोगन के तहत सब कुछ किया जा रहा है। ये कहना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल सही। ये हमेशा से, ये आज का नहीं है, ये हमेशा से यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए इसको। दुनिया ऐसी ही चलती आ रही है और ऐसी ही चलती रहेगी। तीसरी बात ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि जो अमेरिका का ही बनाया हुआ एक जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद बना, उसमें जो खामियां हुई, जो उसमें प्रॉब्लम्स रही, जिसकी वजह से अमेरिका पे आज $38 ट्रिलियन का डेट है, वो अमेरिका को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर करता है और किया है कई सारे एरियाज में, जिसकी वजह से जो हम सिचुएशन आज देख रहे हैं कि चाइना अपने आप को अमेरिका के बराबर मानता है, या रशिया या इजराइल या बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही है। और अमेरिका एक हेजेमॉन होने के नाते, चूंकि हेजेमनी की उनको आदत वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुई है और वो आदत जो है वो बहुत डीप रूटेड है, एंट्रेंच्ड है। और उस हेजेमनी को बनाने के लिए अमेरिका ने पहली बार वेनेजुएला में ऐसा रेजिम चेंज कर लिया और वहाँ के हेड को ही वहाँ से किडनैप करके अमेरिका ले आया। ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखें पिछले 75-77 साल में क्या क्या हुआ है, आपको याद होगा ईरान में प्राइम मिनिस्टर मोसादेक को इन्होंने कैसे हटाया, वो भी उस टाइम पे भी ऑयल का ही इशू था। लिबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। और हमको ये नजर में रखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट की सारी पॉलिसी में अमेरिका ने जितना खून खराबा किया है, और वो रिपब्लिकन्स हो, वो डेमोक्रेट्स हो, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और हो, लगातार एक कंसिस्टेंसी, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो अमेरिका ने एंजॉय की है और जो अपनाई है पिछले 77 साल में, उसी का हम रूप जो है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के रूल में देख रहे हैं। और यहां से ये समझ लेना चाहिए कि किसी को भी ये ख्याल हो कि मल्टीपोलैरिटी का जो मतलब है, मैं भी इनफैक्ट लगातार ये बोलती आ रही हूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, मल्टीपोलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि यूएस जो है बराबर की पोजीशन सारी कंट्रीज जो अपने आप को सुपर पावर्स मानती है, वो इंडिया हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, या यूरोप अभी भी वो एक भ्रम में जी रहा है कि वो एक सुपर पावर है, तो वो बराबर की कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। नहीं देंगे। वो ये बिल्कुल आपने बड़ा पॉइंट आपने कहा। मल्टीपोलर का मतलब ये नहीं कि ट्रंप के बराबर या यूएस के बराबर कोई देश, अलग अलग 2-3 देश यहाँ पे बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हमारे साथ जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हैं गुलशन सचदेवा जी। गुलशन जी, आप भी मानते हैं कि मल्टीपोलर जो हम लोग कहते हैं उसका मतलब कतई नहीं है कि पावर सेंटर अलग अलग दुनिया में होंगे, सिर्फ यूएस तक नहीं रहेगा। मैं बता दूं कि आनंद आहूजा साहब, आपके पास आखिर में जानबूझ के आना चाहता हूं क्योंकि जितने भी कमेंट आएंगे उस पर आपका रिएक्शन लूंगा एक साथ, इसलिए आप पेशेंस के साथ सुनिएगा सारे सवालों को। गुलशन जी। थैंक यू। नहीं, मैं बिल्कुल आरती जी की बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है पहली बार कर रहा है। उनका एक इतिहास रहा है, लेकिन जिस खुलेआम तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा जो सिस्टम है, वो एक चिंता का विषय है। वो करते रहे हैं पहले भी, और मैं ये नहीं मानता हूं कि उनकी पावर निश्चित तौर से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी रक्षा का उनके पास सामान है, वो बात तो सही है। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो ऐसे ही करते रहेंगे
और मनमानी उनकी हमेशा चलती रहेगी। हमने पहले भी देखा बहुत बड़ी ताकत थी। इस पे इन्होंने कहा, इस पे थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि उनकी मनमानी को रोकेगा कौन? मतलब नहीं नहीं, मोटी भाषा मनमानी में को कहें, उनकी रोकेगा कोई उसकी नहीं। अंग्रेजी को हिंदी में कहें तो जी कि जी इसी में जी जी ताकत नहीं है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन उनकी मनमानी को कोई रोके या नहीं रोके, लेकिन जिस तरीके से पहले भी अमेरिका बीसियों बार अपनी ताकत के होते हुए भी बड़ी गलत जगह पे उलझा और वहां से भागे। अफगानिस्तान में हमने देखा, वियतनाम में देखा। तो ऐसा नहीं है कि मनमानी करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं। और बाकी जो देश हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, भारत हो, और भी जितने भी देश अभी हैं, वो सब सिर्फ उनकी बात को अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे भारत की तरफ से भी कोई ऐसा कोई कड़ा बयान नहीं आ रहा है, बहुत कुछ वो भारत के बारे में भी बोलते रहे हैं। तो जैसे ही सबको मौका लगेगा, जैसे ही किसी जगह पे वो उल्टा फंसेंगे, सब उनको फंसाएंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद वो मतलब अपने सेल्फ आप गोल का इंतजार करना चाहिए। इंतजार कर रहे हैं। और ये भी बात सही है कि बहुत सी, जैसे हमारी अपनी विदेश नीति है, यूरोप की अपनी विदेश नीति थी, जो बहुत सी अजम्पशंस लेके चल रहे थे बहुत से देश, उसमें हम भी हैं। हम जैसे मान के चलते थे कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे एक बहुत बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है, चीन के संदर्भ में इंडो पैसिफिक में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो उसमें हम एक नेचुरल पार्टनर हैं। वो सारी अजम्पशंस बहुत सी हमारी अभी उसके ऊपर दोबारा से प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो सारी चीजें सही थी, या हमको अपनी विदेश नीति के अंदर एक बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और भारत अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी लेने वाला है, और उसके बाद जो हमारी एक जिम्मेवारी भी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति को वेनेजुएला से उठा के ले गए, हमने कोई बड़ा उसके बारे में कोई बयान भारत ने नहीं दिया, सिर्फ हम उसकी वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर मानते हैं, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मानते हैं, तो इस तरह की बात कल को ईरान के ऊपर भी कोई अटैक हो सकता है, जो कि एक ब्रिक्स का एक देश है। ये सब देश हम देख रहे हैं उन सब चीजों को। और ये उनकी एक ये भी बात है कि बड़े बड़े वो 500% की बात आपको कर रहे हैं, उनकी एक नेगोशिएशन की एक टैक्टिक्स भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से वो बाजार भारत का अपनी सब तरीके को उन्होंने मनवाया है, बाकी देशों को भी वो इस तरीके से दबाव बना के भी रखना चाहते हैं, उनकी एक नेगोशिएटिंग जो टैक्टिक्स भी है। लेकिन ये किसी भी चीज को उनकी बात को समझना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से 66 अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थाओं से बाहर निकल गए हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की, हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। वो बात सही है, क्योंकि अमेरिका के पास ताकत है, वो कुछ टाइम तक करेगा, लेकिन वो जरूर फंसेंगे किसी ना किसी चीज के अंदर, और सब देश जो है इकट्ठे होके उसके बाद उसको सही लाइन पे ले आएंगे। तो ये बात है कि कुछ समय तक उनको झेल रहे हैं, भारत भी झेल रहा है, बाकी देश भी झेल रहे हैं। कुछ समय तक झेल रहे हैं, कुछ खुद अपना सेल्फ गोल करेंगे, तब जाके खुद उनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। अब हमारे साथ न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब जुड़ रहे हैं। आनंद आहूजा साहब, आपने अलग अलग पैनलिस्ट की राय आपने सुनी। हमारी पिछली मुलाकात आपसे हुई थी जब वेनेजुएला का राष्ट्रपति उनकी पत्नी को लेके चले आए, तो गिरफ्तार करके ले आए थे यूएस के आर्मी ने, और अब मामला वहां से आगे बढ़ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को भी कब्जा करेंगे, अब कह रहे हैं कि 500% ड्यूटी लगाएंगे। तो अब वहां से आगे इन सारे कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसा कह रहे थे हमारे दूसरे पैनलिस्ट थॉमस मैथ्यू साहब भी, कितने ताकतवर आप हैं कि आपको कोई रोक नहीं सकता, इस वजह से हमको जो मर्जी है करनी होगी। लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुझे इतने हैवी वेट पैनलिस्ट के साथ खड़ा किया, के साथ में बिठाया है। अगर मैं उनकी किसी बात से सहमत नहीं होता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहा हूं। मैं उसके लिए पहले ही नहीं, वो हमारे सारे पैनलिस्ट इसके लिए समझते हैं, तैयार रहते हैं कि उनके विचार का से सहमत नहीं होना इसका मतलब नहीं कि उनके सम्मान में कोई कमी है। मैं, अगर आप इजाजत दें तो एक एक मिनट में सभी पैनलिस्ट ने जो बात कही है उसके रिस्पॉन्स में कुछ कह दूं। सबसे पहले एम्बेसडर साहब ने बात की कि तेल की बात की। मैंने पहले भी इस बात पे कहा कि आपके पैनल में कि अगर तेल की समस्या होती तो 30 साल 35 साल पहले जब शेवरॉन के टाइम में, जब ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में नेशनलाइज की गई थी और अमेरिकन कंपनी जब वहां गई थी, तो ये मसला तेल उस वक्त जो है यूएसए वेनेजुएला पे कुछ कर सकता था।
तेल का मसला नहीं है एम्बेसडर साहब, आपकी शान के अंदर मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोर्ट केस देखिए तो आज से कोई 2020 के अंदर मदुरा के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर केस फाइल हुआ था और उस केस के अंदर उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू हुए थे। ट्रंप की पहली टाइम में जब ट्रंप उसको यूएसए में नहीं ला सका था, तो हमारे अपोजिशन लीडर, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर चक शुमर साहब की सेनेट के अंदर ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ट्रंप इतना नपुंसक है कि मडोरा को पकड़ के यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं ला सका। जब बाइडन प्रेसिडेंट बने तो बाइडन ने मडोरा को यूनाइटेड स्टेट्स में लाने के लिए उसकी बाउंटी के लिए $25 मिलियन का अवार्ड रखा। तो आप उन सब तथ्यों को एक साइड पर रख के सिर्फ तेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि 50 देशों ने मडोरा की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ अभी तक। तो वो उसकी पहली चीज तो उसकी सरकार एलिजिमेट थी। वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली तरीके से जीत के नहीं बना, रिग्ड इलेक्शन के थ्रू बना। 50 देशों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके ऊपर कोर्ट केस था और उसको यहाँ पे जो लाया गया है वो अरेस्ट वारंट के अंडर यहाँ लाया गया है। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है उसको लेके आई हैं और जो जज उस केस को हैंडल कर रहा है वो 92 ईयर ओल्ड का जज है। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी ट्रायल होती है, बड़ी इम्पार्शियल ट्रायल होती है, उसकी जो डिफेंस है वो एक पॉसिबल डिफेंस है अंडर सॉवरन इम्यूनिटी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसमें अपनी आर्ग्यू करेगा कि मैं एक सॉवरन हूँ, मुझे जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अंडर सॉवरन इम्यूनिटी एक्ट के अंदर मुझे यहाँ ट्रायल नहीं किया जा सकता है। बाकी रही बात आपने कही कि वो तेल ले रहे थे, आप देखिए कि रशिया, चाइना और ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के ये तीन दुनिया के अंदर सबसे बड़े दुश्मन हैं। रशिया, चाइना और ईरान तीनों ही वेनेजुला में अपने अड्डे बना रहे थे और मैथ्यू साहब ने बहुत अच्छी बात की, क्यूबा की हम सबको याद दिलाई। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और कोई चारा नहीं था एक प्रिवेंटिव अटेम्प्ट करने का कि इससे पहले कि रशिया, चाइना और ईरान वेनेजुला में अपना अड्डे बनाए और क्यूबा वाले क्राइसिस फिर यूनाइटेड स्टेट्स में हो, तो अंडर आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक्शन लिया और जब उसको लाया गया तो वहां पे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी साथ गए थे जिन्होंने उसको समन्स जो हैं और उसके अरेस्ट वारंट वहां उसको सर्व किए। ये तथ्य हैं, ये चीजें हैं। अब मैथ्यू साहब ने एक बात कही कि चाइना, रशिया और ईरान जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैं इस बात पे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा नजरिया उसको देखने का दूसरा है। पहली चीज, ईरान के अंदर अपनी प्रॉब्लम चल रही है, किस दिन ईरान में तख्ता पलटा जाए हम कह नहीं सकते हैं। चाइना का इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा है, वेनेजुला में कम है, क्योंकि चाइना को इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेड डील फाइनलाइज करनी है। चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया गया है क्योंकि वो रॉ मटेरियल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेनेजुला को दे रहा था। रशिया इस वक्त इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर, तो ये चाहते हुए भी इस वक्त वेनेजुला के अफेयर्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मैसअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्यूबा की क्राइसिस के से हमें एक लेसन लिया। आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं इस बात से कुछ एग्री करता हूँ, कुछ नहीं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली इंडिया में भी ये पॉलिसी लगाते तो आज हमारा कश्मीर का मसला यूएनओ में ना लटका होता। उस वक्त हम कहते थे कि नेहरू की गलती हो गई, अगर ये सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो कश्मीर आज हमारे पास होता। आज जब हम एक ताकतवर लीडर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ को मिसयूज कर रहा है। हमें एक स्टैंड लेनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते हैं या सिर्फ हम बातें करते हैं कि 26 इंच की छाती और हमें करना कुछ नहीं है, या हम वाकई चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो जो बजाय बातें करने के कोई एक्शन ले। ट्रंप ने स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब आहूजा साहब ये तो नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानून की धज्जियां उड़ा दें। मैं वही उस पे आप मुझे बोले दीजिए ना, मैंने आप सभी की बात की। आपने कहा कानून की, प्रोफेसर सचदेवा साहब ने कहा इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया।
पर उन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉ को कोट नहीं किया कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक अरेस्ट वारंट इश्यू करती है और उस अरेस्ट वारंट के अंदर किसी को लाया जाता है इस कंट्री में, तो कौन सा इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, ये प्रोफेसर साहब ने बताया नहीं है, सिर्फ कहा है कि इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है। इंटरनेशनल लॉ जो है, आप बताइए कि अगर आपके कंट्री के अंदर कोई फॉरेन नेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो आपका उसको अपने कंट्री में लाके उसको ट्रायल का हक बनता है या नहीं बनता है। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप कहते हैं कि कोई फॉरेन नेशनल जो है वो हमारे कंट्री के अंदर उसका ट्रायल नहीं हो सकता है, अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो फिर आपको थरूर राणा को भी नहीं ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि थरूर राणा भी एक यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन है, लेकिन उसने क्रिमिनल एक्टिविटी इंडिया के अंदर की है। इसी हिसाब से मैडोरा ने एक वेनेजुएला सिटीजन है, लेकिन उसने क्रिमिनल एक्टिविटी यूनाइटेड स्टेट्स में की है। तो जो कानून थरूर राणा पे आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, वही कानून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला पे लगा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं किसी इंटरनेट, या तो आप कोट करिए कि अंडर यूनाइटेड, आपने कहा यूनाइटेड नेशंस की बात की, यूनाइटेड नेशंस की आज बात कर रहे हैं आप। ये यूनाइटेड नेशन उस वक्त कहाँ था जब इंडिया अपना कश्मीर का मसला लेके यूनाइटेड नेशंस में गया। या तो आप कहें कि आप यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं, या आप ये कहें कि यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में फेल हो चुका है और हमें जो अपना इस तरीका इस्तेमाल करना है, हमें वही तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो राणा वाली जो बात की, उसमें पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि उसको उठा के नहीं लाया गया था, उसको कानून के तहत एक्स्ट्राडिट करके लाया गया था। तो उसकी तुलना आप राष्ट्रपति से पहले भी करते हैं तो अलग बात है। नहीं, उस पे अब फिर पुराने मुद्दे को फिर पुराने मुद्दे, हाँ एक मिनट, किसी कंट्री के साथ अगर आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो तो आप उसको वहीं रहने देंगे? आपकी यूएसए तो उसे घर में जाकर उसको उठा कर ले आएंगे, उसका राष्ट्रपति को उठा कर ले आएंगे? पता नहीं, इस लॉजिक से मैं पहले भी सहमत नहीं था, आज भी सहमत नहीं हूँ। थॉमस मैथ्यू साहब, आप कुछ जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना होती तो आप थरूर राणा के ऊपर कोई एक्शन ना लेते? नहीं तो क्या वहां से यूएस से उठा कर ले आते हैं जबरदस्ती बगैर आपके परमिशन के? और थरूर राणा और एक प्रेसिडेंट में अंतर है कि नहीं? नहीं, एक प्रेसिडेंट में अंतर है कि नहीं है? भाई किसी देश का राष्ट्रपति है, उसको आप उठाकर उसका जस्टिफाइड रहते, पता नहीं। मैं एक सेकंड, आपने जो सारे मेहमानों के सवालों का जवाब दिया, उस पर किन्हीं को कुछ कमेंट करना है तो छोटे छोटे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, यूएस से जुड़े टॉपिक रहेंगे। एम्बेसडर सज्जनहार, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? जो जी बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ दो शब्द। ठीक है, मैंने सुना है जो आनंद आहूजा साहब ने कहा है। देखिए, बात ऐसी है, तेल की बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, तेल की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कही है। जब मार्को रूबियो ये कहने वाले थे, जब पहली बार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने सैटरडे नाइट को, मार्को रूबियो ने कहा हम वहां पर जाएंगे, हम वहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे, वहां पर देखिए वो अवैध रूप से वहां पर राष्ट्रपति बनकर आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ये सब कुछ नहीं है, ये सब बात तेल का है, हमने वहां से तेल लेना है। देखिए, उनको दिक्कत हो रही है बहुत, जैसे उन्होंने अपनी सिर्फ तेल लेना नहीं है, तेल के पैसे से जो खर्च होगा उसमें अमेरिकी के नागरिकों पर भी खर्च होगा। उन्होंने जोड़ा हालांकि वेनेजुएला भी, लेकिन साथ में उसके पैसे से जो आमदनी होगी वो यूएस के लोगों पर भी खर्च होगा। देखिए, हमें वो बात का बाल तो मत निकालिए, बात ये है जो वहां से जो पैसा आएगा तेल का वो अमेरिका लेना चाहता है। देखिए, एक चीज बहुत समझने की है, जैसे किसी पैनलिस्ट ने बोला 37-48 ट्रिलियन डॉलर उनके ऊपर डेट है, पैसा है नहीं अमेरिका के पास, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे अब? उनको वहां से, और उन्होंने अपना भी देखा है, ठीक है उनका है जो हम और ज्यादा ड्रिलिंग करेंगे, परंतु ये भी मालूम चल गया है जो वहां पर शेल गैस जो है वो करना है, शेल ऑयल है, ज्यादा देर तक वो चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनकी नजर है वहां पर वेनेजुएला पर, ईरान पर, ग्रीनलैंड, जहां पर से उनको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। देखिए, दूसरी बात है, तो ये इसीलिए, ये मेरी बात कही हुई नहीं है, ये राष्ट्रपति ट्रंप की खुद की बात कही है। आप सुन लीजिएगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने मार्को रूबियो को रोक लिया, नहीं ये डेमोक्रेसी वगैरह, देखिए आइडियल्स की बात तो उन्होंने छोड़ ही दी है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने वो की है, इशू की है, उसमें उन्होंने बिल्कुल बोल दिया है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें हमारा प्रभुत्व रहेगा। चीन यहां से तेल लेता,
हम लेने नहीं देंगे, चीन यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, हम ले, आप अग्री करें या ना करें ये उनका कहना है, यू कांट जस्टिफाई इट इन माय व्यू। दूसरी बात है थॉमस आपने मैथ्यू कहा- साहब, नहीं मुझे एक मिनट हाँ और दीजिए। ठीक, सॉरी हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए सज्जनार, सॉरी क्योंकि अपनी बात पूरी हाँ करिए। जी, मैंने उसके बारे में वो बोला नहीं। देखिए आर्टिकल 2 है यूनाइटेड नेशंस का, यू कैन नॉट यूज फोर्स। फोर्स आप केवल दो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरस्टेट रिलेशंस में। एक तो आप सेल्फ डिफेंस, आपके ऊपर हमला किया हो, वेनेजुएला ने आपके ऊपर, नहीं अरे बात तो मेरी सुनने दीजिएगा, बात तो सुन लीजिएगा, डोंट मेक दीज जेस्चर्स, बात तो सुन लीजिएगा। तो आर्टिकल 2 में ये है, या तो आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, और या एक और इशू है, पर वो भी इसमें बिल्कुल नहीं आता। सो आर्टिकल 2 दैट इज वायलेशन। किसी देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी को आप डिस्ट्रॉय करके नहीं कर सकते हैं। आप जाकर वहां पर किसी को उठा कर न्याय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर इफ यू वांट क्लॉज एंड दिस थिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड इट टू यू। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है दैट अ पर्सोना ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट इज इनवायलेबल, और आपने वो किया है। आखिरी बात इसमें देखिए, अमेरिका कौन होता है वहां पर कहने वाला जो आपका वो इट इज अवैध आपका इलेक्शन है, वो तो और भी बहुत कह सकते हैं और देशों के बारे में। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट मिस्टर मदुरो हैड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन हिज टेरिटरी एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। आप प्रेसिडेंट को उठाकर आप किसी दूसरे देश के आम आदमी को या महिला को उठाकर नहीं ला सकते, आप प्रेसिडेंट को उठाकर ले आते हैं। आई थिंक दिस इज ऑन सेवरल ग्राउंड्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जी मैं एक मिनट आनंद आहूजा साहब कुछ, हाँ दे दीजिए जवाब, फिर मैं थॉमस मैथ्यू साहब पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण साहब, कैन आई ऐड? ओसामा बिन लादेन को मारना भी जो कि थॉमस साहब मैं आ रहा हूं जरा, आनंद आहूजा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। ओके, आनंद आहूजा साहब ऑलरेडी है ना लाइन पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपने जो बात कही वो आर्टिकल 2 जो है नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा एक्शन ले सकता है। आप जो बात कर रहे हैं वो वार की बात, आप जो बात कर रहे हैं वो वार की बात कर रहे हैं कि वार जो है विदाउट कांग्रेस अप्रूवल प्रेसिडेंट जो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पे वार नहीं। सेकेंडली यहाँ पे अब मुझे बोलने दिए, सेकेंडली यहाँ पे रजीम चेंज नहीं हुआ है, रजीम चेंज हुआ है, रजीम वही है। सो सिर्फ क्योंकि वो एक ड्रग लॉर्ड था, यूनाइटेड स्टेट्स में 15 मिलियन के अमेरिकन मारे गए उसके एक्शंस की वजह से, वो एक क्रिमिनल है, उसको एज ए क्रिमिनल लाया गया। और अगर आप कहते हो कि क्रिमिनल अगर प्रेसिडेंट है और एक आम आदमी है उसमें फर्क होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी है या वो एमपी है, एमएलए है या कोई किसी आहूजा साहब please explain. No, Ahuja Saab, please explain. Madura, how is he a criminal? Ye jara, can you just explain? I'm not able to understand. How is the president a criminal? Can you tell me why? हाँ जी जरूर। अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क करिए, आप देखिए उसमें कि 15 मिलियन अमेरिकन उसके ड्रग सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स में सप्लाई करने की वजह से मारे गए हैं। उसको कई बार कहा गया कि तू यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग सप्लाई करना बंद कर दे, वो ड्रग कार्टेल चला रहा है वो और उसकी वाइफ, उस हिसाब से उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है क्योंकि वो एक ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। I get the point. I get the no Ahuja Saab. No Ahuja Saab. I get the point. Now Lakshman Saab, will you give me 1 minute दोगे आप मेरे को please? बिल्कुल प्लीज। Hello. हाँ okay. I see number one point. Ahuja Saab, I hope you don't mind if I crack a joke. I think Ahuja Saab is a part of MAGA group, number one. Number two, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, number two, please understand. 2000 say, now you say that Nicolas Maduro is a criminal because of narco-terrorism. Let me show that this is completely wrong and Trump does not have the guts, okay? From 2000 onwards, if you see, up to now, 1 million Americans have died due to drug overdose. Please understand, out of that, 67% as people have died because of fentanyl.
please understand, not because of opium, which comes from Venezuela. 67% have died because of fentanyl. And and which country produces it? Maximum, China produces it. China. Why doesn't Trump have the guts to go there and pick up the Chinese president and bring him to the US? Please understand, let's not contradict ourselves. And like Ambassador, I'm asking you this question. 67%, please understand, of the people died out of fentanyl, and China produces primary component of fentanyl. Okay, that's point number one. Point number two, I completely agree with Ashok Saab. Can I complete? I just want to complete. Please, Ahuja Saab. You know, in India, we have more freedom than in the United States to speak also. Point number two, I completely agree with Honorable Ambassador Saab. I'll tell you why. What has been violated because of American action? I don't care about American Constitution. American Constitution is America's Constitution. We have to be concerned about the United Nations. Under Article 2 of the United Nations, no country's territorial integrity can be violated or sovereignty can be violated. This is sacrosanct. This is the UN law. I will never accept that American law is superior to UN law. Cannot be. UN law ka matlab hai, pura nations have come together and agreed on a constitution. So therefore, America can pass any law it wants, any rule it wants, but ye dusra country ke upar applicable nahi hoga. And like Ambassador Saab says, Trump himself said, what did Trump tell you? That we will go there, get their oil, compensate American oil giants. We will go back. And what is it? Please understand, inka oil deficit total amount aata hai mere ख्याल में $17 trillion. Like Madam was the Foreign Service had also spoken about this. America's policy has always been get oil because that is a strategic necessity. Iran, Mossadegh ko overthrow kiya. Iran, Saudi Arabia, entire Middle East policy is only oil. What democracy are we talking about? The only first world elected socialist leader, Allende-Co, CIA, got together and killed him. You talk about democracy? I mean, let's be clear. You know, if we are in the United States, it doesn't mean that we blindly support an American president who talks about democracy when your own CIA killed the world's first democratically elected socialist leader. What are we talking about? ठीक है, आनंद आहूजा साहब एक मिनट जवाब दे दीजिए। हाँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। दो आरती टिक्कू सिंह जी और गुलशन जी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, आपने तीन बातें कही। पहली चीज आपने 1 मिलियन की बात की। मैथ्यू साहब थोड़ा सा इसको गूगल करिए। अभी 15 मिलियन अमेरिकन की डेथ हुई है, 1 मिलियन अमेरिकन की डेथ नहीं हुई है। आप उसको चेक कर लिए। दूसरी चीज आपने कहा चाइना पे कोई एक्शन नहीं है। इंडिया के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ लगा है वो रशिया से तेल लेने के लिए लगा है, और चाइना पे जो एडिशनल टैरिफ लगा है वो ड्रग रॉ मटेरियल वेनेजुएला को सप्लाई करने के लिए मिला। ये भी आप चेक कर लीजिए। आप बैठे हैं, हम जितनी देर हम बात करें आप गूगल पे ये चेक कर लीजिए। तीसरी चीज आपने कही आर्टिकल 2 की बात की, तो आप एक स्टैंड लीजिए। फिर आप इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज ना करिए कि 1971 में वो लाहौर तक पहुंचकर वापस क्यों आई। अगर आपका आर्ग्यूमेंट यही है कि अंडर आर्टिकल 2 जो है आप किसी की टेरिटरी पर हथियार नहीं सकते हैं, तो फिर आपको रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो यूक्रेन में क्यों गया। फिर आपको इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को 1971 में क्यों नहीं लिया जबकि बांग्लादेश बन रहा था। एक स्टैंड लीजिए। ये समय समय पे जो अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक इनका अपना एक लॉजिक है यहाँ पे आनंद आहूजा साहब का। लेकिन एक जो चीज़ आपने कही थॉमस मैथ्यू सर के जवाब में कि चाइना पे भी प्रतिबंध लगाया, तो ये कितना ज़मीनी हकीकत है ये आपको पता होगा। हालांकि इस पे एक सवाल लेकर और आऊँगा आपके पास कि जिस 500% ड्यूटी लगाने के बाद ट्रंप अब कर रहे हैं, जिस बिल को मंजूरी उन्होंने खुद से दे दी है, बाकी अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, तो ये 500% क्या चाइना पर भी लगाए हैं क्या, या फिर जैसे 25% एडिशनल इंडिया के साथ लगाए हैं वैसे इंडिया के साथ रहेगा, चाइना अभी बचा हुआ रहेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल उठकर आता है ट्रंप के नए प्रस्ताव के साथ। इस पर बातचीत करेंगे। छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ।
more number of people have, Lakshman Saab, more number of people have died because of fentanyl which comes from China. हाँ. So if Maduro is a small चाइना रॉ मटेरियल सप्लाई करे। और मैथ्यू साहब, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, आपकी जैसी फिलॉसफी की वजह से चाइना सप्लाइज, प्लीज मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। चाइना सप्लाइज द रॉ मटेरियल फॉर इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो तभी ये बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब इन्होंने दिया कि कच्चे माल पे, रॉ मटेरियल पे चाइना पर ड्यूटी लगा दी हमने। आप यहाँ ड्यूटी लगाते हैं और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा कर ले आते हैं। ड्यूटी लगाना, किसी प्रेसिडेंट को उठा कर ले आना, दोनों में तो बहुत का अंतर है ना। अगर आरोप सेम है तो आप उसको उठा कर ले आइए। ऐसा तो छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा तकनीकी तौर पर। हमें ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही, कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप के जो नए पैतरे आ रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाए। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा दिलचस्प चर्चा चल रही थी। थॉमस मैथ्यू साहब का साफ तौर से कहना था कि जिस ड्रग्स की वजह से अमेरिकन मारे गए हैं, उस आरोप में आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आए, गिरफ्तार करके ले लिया, तो उससे ज्यादा अमेरिकन तो चीन के द्वारा भेजे गए ड्रग्स से मारे जा रहे हैं। तो चीन के राष्ट्रपति को क्यों नहीं आप उठा कर ले आते? अगर हिम्मत हो तो उठा कर ले आइए। इसका जवाब छोटे संक्षिप्त में दे दीजिएगा। आनंद आहूजा साहब, फिर मैं जाऊंगा आरती टिक्कू सिंह के पास और गुलशन जी के पास। देखिए, चाइना जो है, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। हाँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ फिलॉसफी जो है, साम दाम दंड वेद, ये 4 चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी के ऊपर एक ही फार्मूला लगे। आप कह रहे हैं कि हर आदमी पे एक ही फार्मूला होना चाहिए और वो दंड का होना चाहिए। साम वेद और बाकी चीज को हटा दीजिए। दूसरी चीज मैं फिर माफी चाहूंगा, लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूं कि इंडिया की जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक ड्रग की प्रॉब्लम और पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट की प्रॉब्लम, क्यों नहीं सॉल्व हो सकी? क्योंकि आपकी थिंकिंग ये है कि अगर ड्रग चल रही है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, एक्शन मत लो। दूसरी चीज, नहीं, आनंद आहूजा साहब, सवाल बिल्कुल सीधा सा। आनंद आहूजा साहब, सवाल बहुत सीधा सा। आनंद आहूजा साहब, सवाल बिल्कुल सीधा सा था कि आपने जिस ड्रग्स से मरने वाले के मर्डर के आरोप में आपने वेनेजुएला का राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को उनको बेडरूम से रात में उठाकर ले आते हैं, आप चीन के राष्ट्रपति को उठाकर ले पाएंगे क्या? जो कमजोर था वहीं आपकी चलेगी, जो मजबूत है वहां तो आपकी चलेगी नहीं। यही है ना मोटा मोटी बात जो आप कहना चाहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वेनेजुएला हमारे नेबरहुड में है और 3 चीजें हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात है। वेनेजुएला में ईरान, रशिया और चाइना अपने अड्डे बना रहे हैं। इस वजह से फिर दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। हाँ, आप इस मुद्दे पर नहीं, आपका था। आपने बहुत ही सही सज्जनहार साहब के जवाब में आपने कहा था कि इस कानून के तहत, इस नियम के तहत, इस आरोप के तहत हमने उठा के लाया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। अब आप आधार बदल रहे हैं अपने एक्शन के लिए। आरती टिक्कू सिंह, मेरा सवाल अब थोड़ा सा इससे अलग, थोड़ा समय चाहूंगा मैं भी बाद में। हाँ, सज्जनहार साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक बार आरती टिक्कू सिंह को जोड़ लूं मैं। आरती टिक्कू सिंह को जोड़ना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल। लक्ष्मण जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आनंद आहूजा जी और बाकियों का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक अगर कोई यूएस का राष्ट्रपति पहली बार ओपनली और पब्लिकली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शेम के, बिना किसी रिग्रेट के एक्नॉलेज कर रहा है कि यूएस एक हेजेमॉन है, हेजेमोनिक पावर है, इंपीरियलिस्टिक पावर है और उसके बराबर का कोई नहीं है पूरी दुनिया में, तो ये कई सारे लोग अभी भी अगर वही पुरानी जो अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर का वो एक नैरेटिव चलता था पूरी दुनिया में, जिसकी वाहवाही सभी जगह होती थी, अगर वही करना होता तो बाइडेन क्या बुरे थे। इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वाकई सच में अमेरिका का जो असली चेहरा है और वो इंपीरियलिस्टिक चेहरा है, वो हेजेमोनिक चेहरा है, वो दुनिया पे कंट्रोल, दुनिया पे जिसका राज है, वो चेहरा वो बखूबी एक्सपोज कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और उसमें कोई इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जो लोग हैं इस दुनिया में पिछले 75 साल से भी ज्यादा, उन्होंने अमेरिका का झूठ जो कि ये था कि अमेरिका एक बहुत ही
बिनाइन पावर है, सॉफ्ट पावर है, उस जैसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो एक नैरेटिव चलाया गया और जिसके पीछे हर दुनिया की कोई भी आप रीजन लीजिए, कोई भी कॉन्टिनेंट लीजिए, कहीं पे भी आप देखिए कितने वॉर्स हुए, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो अमेरिका ने क्रिएट किए। इंडिया पाकिस्तान में जितने वॉर्स हुए, अमेरिका की क्या पोजीशन रही, अमेरिका की क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से इंडिया में चलाया, अमेरिका के समर्थन लेके, उस सब का जो खुलासा है आज दुनिया के सामने है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प कर गया है। बिल्कुल, चूंकि हमें बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। हाँ, गुलशन सचदेवा जी, अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 500%, 500% ड्यूटी लगाएंगे। जब 25% एडिशनल ड्यूटी लगाया था चीन से, रशिया से तेल खरीदने के एवज में, तो उसमें चाइना नहीं रखा था, जबकि चाइना भी खरीद रहा था, सिर्फ भारत को लगाया। तो अभी 500% ड्यूटी में क्या भारत को ही रखेंगे, चीन को बाहर ही रखेंगे हमेशा की तरह, या आपको लगता है कि इस बार रणनीति बदलेगी? देखिए, हम जो है, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से बदल के भटक के किसी और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे ट्रम्प की, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो कानून है, उनकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको हम उलझा रहे हैं भारत पाकिस्तान की कश्मीर के इस मामले के अंदर लाके। वो एक अलग मुद्दे हैं सारे। और दूसरी बात ये है कि जो अभी अब कानून की बात कर रहे हैं, वो 500% जो लगा रहे हैं, जो जितने भी प्रतिशत वो बात कर रहे हैं, ये कौन से कानून के तहत वो भारत के ऊपर कह रहे हैं या किसी भी और देश के ऊपर कह रहे हैं? अभी भी वो WTO के मेंबर हैं। WTO के अंदर सारे देशों ने नेगोशिएशन करके सर्टन जो टैरिफ भारत उसके ऊपर लगाता था, या कोई वो तो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। WTO को तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि शो का समय हमारा खत्म हो रहा है। अशोक सजनहार साहब, हमारे पास 45 सेकंड बचा हुआ है। अशोक सजनहार साहब, जी देखिए, 45 सेकंड हमारे पास। जी देखिए, वो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया को अमेरिकी कानून से चलाना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आपने अभी गुलशन सचदेवा साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, WTO के तहत डालना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हमारा तो अपना लॉ है, उसके ऊपर हम करेंगे। सैंक्शंस, आपको यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन नहीं किया है वेनेजुएला के तेल को, अपने सैंक्शंस हैं, आपको लगा रहे हैं। तो मतलब जिसके पास शक्ति है और जो समझता है मेरे पास शक्ति है, वो अपना लगा रहे हैं। अभी आनंद जो आहूजा साहब कहते हैं आर्टिकल 2 ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मण साहब, मुझे क्या लेना देना है US कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 2 मैंने कहा था यूनाइटेड नेशंस का, मैं कहा है सेल्फ डिफेंस, या अगर यूनाइटेड नेशंस कहता है, सैंक्शन करता है यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट सम कंट्री, तभी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एम्बेसडर सजनहार साहब की हमें अब यूनाइटेड नेशंस के कानून के या फिर WTO के किसी कानून का हवाला देना ट्रंप के सामने अब बेमानी हो गई, क्योंकि खुद अब इस चीज को नहीं मान रहे। कब तक मेंबर बने हुए कब निकल जाएंगे उसका भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा दिलचस्प चर्चा हो। शो का समय हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए आप सबको बीच में रुकना पड़ेगा। थॉमस मेहतू साहब, माफी चाहूंगा, समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि शो बिल्कुल हमारा ओवर जा रहा है। अगले शो में फिर आपसे हम चर्चा करेंगे, इसी को जारी रखेंगे। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।